देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्या पैसों की बर्बादी है और कोरोना काल में नए संसद भवन को बनना रोक देना चाहिए। इसी पर बात करते हुए चुनाव की बात हुई कि बीजेपी चुनाव में व्यस्त थी और विवेक श्रीवास्तव जो कि लेफ्ट के नेता है, मैंने उनसे सवाल पूछा कि सबसे पहली लहर, दूसरी लहर केरल के अंदर आई थी जब वहां चुनाव चल रहे थे। अगर ऐसा था तो केरल में लेफ्ट पार्टीज ने और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं किया? सीधे इसी सवाल पर हम आगे बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और शांतनु गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और पत्रकार, और साथ ही साथ चरण सिंह सापरा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले चलता हूं ललित शर्मा गाजियाबाद से, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। ललित, क्या चुनाव होने चाहिए थे कोरोना काल के अंदर? और अगर होने चाहिए नहीं, अगर चुनाव आयोग करवा रहा था तो क्या लेफ्ट पार्टियों को लड़ना चाहिए था मोरल हाई ग्राउंड लेकर, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये चुनाव का वक्त नहीं है? उस समय चुनाव को तुरंत रोक देना चाहिए था, क्योंकि इस महामारी को देखते हुए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए था। और रहा सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट का सवाल, तो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए सरकार को तुरंत रोक देना चाहिए, जब तक देश इस महामारी से बाहर नहीं आ जाता। जब तक इस देश में अभी इस देश को वेंटिलेटर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। हॉस्पिटल के बाहर हजारों मरीज अभी भी दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से, डॉक्टरों की कमी से। ये आपदा का समय है। इस समय हमें देश की जनता की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चुनाव पे। ठीक है, सीधे मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मोरल हाई ग्राउंड लेने में तो आप माहिर हैं, तो आपको पश्चिम बंगाल और केरल, जब वो केरल में तो सबसे पहले दूसरी लहर आई थी, वहां पर चुनाव का बायकॉट कर देना चाहिए था, कह देना चाहिए था कोरोना है, हम चुनाव नहीं लड़ते, और शायद सत्ताधारी पार्टी न लड़ती तो चुनाव आयोग को चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ता। नहीं, ये मोरल हाई ग्राउंड क्यों नहीं लिया आपने? बिल्कुल नहीं सर, ये एक एम्बिगुअस सा आपका सवाल है। आपका सवाल होना चाहिए प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री मोरल हाई ग्राउंड लेने में आप टॉप हैं। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, वहां पर भी लागू होता है ना, आपको चुनाव नहीं लड़ना था। एक बार दिल पे हाथ रखिए। ये अनपढ़, सुनिए, ये अनपढ़ प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर भीड़ इकट्ठी करके भाषण दे रहा था, और आज ये दाढ़ी बढ़ा करके बैठ गए। बंगाल में तो आपने भी चुनाव लड़ा, आपके लोग भी भीड़ इकट्ठी कर रहे थे वहां पे। बंगाल में आप कैसी बात करते हैं सब दबा कर? इंदिरा किचन ने 1,500 के लिए इस देश में प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें विवेक श्रीवास्तव जी। देश की 135 करोड़ जनता ने उनको प्रजातांत्रिक ढंग से चुन के भेजा है। लेकिन संयम के शब्दों का इस्तेमाल करें। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, उसके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं आप शब्दों का कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। इस प्रधानमंत्री ने, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर में, लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ टीम है, इनके पास एक साल में इन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करी। ऑक्सीजन की कमी में आज भी लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं, और ये व्यक्ति सेंट्रल विस्टा अपनी रैली में एक पीपी किट्टी बनती थी, एक N95 मास्क था देश के अंदर, इनकी एक पीपी किट्टी बनती थी, एक टेस्टिंग सेंटर नहीं था इस देश के अंदर। प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। और मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन एनडीए को और बीजेपी को एक नए आदमी को लाना चाहिए, कम से कम जो एजुकेटेड हो। और ये प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन और विवेक श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सबसे अच्छा कोरोना को वही हैंडल करेंगे। पढ़े लिखे आदमी को बनाइए कम से कम, जो सिर्फ अपने पोशाक, अपनी दाढ़ी, अपने लुक्स, अपने फोटो सेशन के अलावा इस देश की जो समस्याएं हैं उसके बारे में सोचे और कुछ प्लानिंग करे। सारा ऑक्सीजन आरपी सिंह जी, मुझे बताइए, लेफ्ट ने मोरल हाई ग्राउंड लेकर केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? असल में क्या कि मैं जिस प्रकार की भाषा ये व्यक्ति यूज कर रहा है, ये असल में तस्करों जो तस्करी करते हैं उनका साथ देते हैं। असल में इनकी पार्टी के लोग सब फर्स्ट है, इनके सेक्रेटरी पकड़े गए थे तस्करों का साथ देने वालों का। तो असल में ये असल में तस्कर है, तस्कर लोग हैं, इनको तस्करी के अलावा कुछ नहीं आता है। अरे सुनो, मैं धोखा नहीं, अरे बकरी नुमा दाढ़ी वाले चुप रहो, सारा ऑक्सीजन तुमने एक्सपोर्ट कर दिया। आए थे मैं करने यहाँ पे, सुनो मैंने आपको रोका क्या एक बार भी? अरे बकरी नुमा दाढ़ी वाले मैं क्या कर रहा हूँ? सुनो जो मैं बोलूँ सुनो हमसे। अरे सुनो, देश में पीपी किट्टी बनती थी, देश में N95 मास्क था, देश में टेस्टिंग सेंटर नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी है, हर कोने में टेस्टिंग कर दी, हर कोने में मास्क दे, हर कोने में पीपी किट दे दी। आज वहाँ देश हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। तैयारी आपकी है नहीं, अस्पताल आपके तैयार नहीं। कहाँ से बकरी का मेमना पकड़ना रखी है, एक बकरी की दाढ़ी रखी मैं कंसंट्रेटर जो है वो ब्लैक में मिल रहे हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं। ये देश का दोस्त है और प्रधानमंत्री रिजाइन नहीं कर रहा है। वो राहुल गांधी के दोस्त पकड़ के बैठा हुआ है जो पकड़े गए हैं, आपके सहयोगी पार्टी के दोस्त है जिनका इलेक्शन लड़ रहे थे, आपकी तैयारी नहीं थी। वो उनके दोस्त है, एक साल से पार्टी होस्ट करते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए। आप कुंभ मना रहे थे, वो नवीन एक साल से आप हिंदू मुसलमान जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे एक थे। साल तक आपको कोरोना की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। आप सो रहे थे, आपको सब स्लीपिंग मोड कुछ में थे। आप तो सोने की तस्करी कर रहे थे, आपके नेता तो सोने की तस्करी कर रहे थे। मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मेरी पार्टी देश चला रही है। आपकी पार्टी देश चला रही है और आपने कोरोना के लिए कोई तैयारी नहीं करी। सारा ऑक्सीजन कमीशन देश के अंदर ना दवाइयां हैं, ना लड़ने के लिए सिलेंडर, और सुनिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी ब्लैक हो रहे हैं, नारियल पानी भी ब्लैक हो रहा है। ठीक है आरपी भाई विवेक जी बात तो दोनों रुकिए। विवेक जी सबके बीच में मत बोलिए प्लीज, सबके बीच में मत बोलिए। विवेक जी अपनी अपनी बात करिए। आरपी सिंह भाई विवेक भाई दोनों रुकिए। शांतनु गुप्ता के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव का लॉजिक आपके गले उतरता है शांतनु जी? देखिए मैं पिछले 2 हफ्ते मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आरपी भाई आपके पास आ रहा हूँ। दीपक भाई जब से ये 2-3 हफ्ते से प्रचंड हुई है वेव, ये बड़ा कन्वीनियंट सा आर्गुमेंट आ चुका है। ये भूल चुके हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है हेल्थ, पब्लिक हेल्थ भी स्टेट का सब्जेक्ट है। केरला में कैसे केस है, महाराष्ट्र में कैसे केस है, सबने कन्वीनियंट आर्गुमेंट ढूंढ लिया है कि बस मैं इसे इंग्लिश में कहते हैं कि थ्रो द हॉट पोटैटो, तो ये मोदी की थाली में डाल दो, मोदी झेल लेंगे। तो बड़ा कन्वीनियंट सा आर्गुमेंट है, लेकिन जनता देख रही है। पिनराई विजयन ने भी 1,500 रैली करी है एक नुक्कड़ सभा में लाके, उन्होंने क्यों नहीं रोक दी? केरला में जैसे आपने दीपक भाई कहा सेकंड वेव निकली है, केरला में आज ही 9 दिन का लॉकडाउन क्यों करना पड़ा पिनराई विजयन को? तो इस समय देखिए जनता समझ रही, विवेक भाई आप एक चतुर हैं, चतुर प्रवक्ता है, पार्टी की तरफ से आते हैं, लेकिन इस समय जनता समझ रही है अब केवल मोदी जी पे ढीकरा फोड़ के कुछ नहीं होगा। सेकंड वेव ही जिसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर पाया। अमेरिका के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन खत्म हो गई, इटली के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन खत्म हो गई, बेड की कमी हो गई, बहुत सारी व्यवस्था। आपने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया है देश में, तो कुछ नहीं होगा। आप ऐसे तर्क देने से विवेक कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ आपके केरला के हॉस्पिटलों में क्यों नहीं ऑक्सीजन कम हुई बताइए? केरला के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कम क्यों हुई? प्रिपेयर्ड थे, लेफ्ट की सरकार केरला के हॉस्पिटल में कम हुई, इसलिए केरला बचा रहा। पिनराई विजयन से बात करिए, केरला के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कम हुई, सब में कर रहे थे सर, मेरे पास खुद मैसेज आए, मुसलमान कर रहे थे। समस्या ये है 1,500 रैली पिनराई विजयन ने क्यों करी? भाई साहब केरला के ऑक्सीजन, केरला के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहा, 1,500 बाकी राज्यों में नहीं रहा। पिनराई विजयन ने सेंट्रल 1,500 गवर्नमेंट जो है, रैली सुनिए, अरे उन रैलियों में और आपने जो बंगाल में जो धूम मचाई है, दोनों के फर्क को समझिए। जो ऑक्सीजन सरप्लस केरला ने अन्य राज्यों को दिया है, सुनिए आप पहले, सेकंड वेव सुनिए आप पहले। अच्छा विवेक भाई अब मेरा कहने का मन कर रहा है, आप कह रहे हैं पिनराई विजयन और प्रधानमंत्री की रैलियों में अंतर था, तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ, केरला के अंदर ऑक्सीजन मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, ये कैसे हो सकता है बताइए? मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, पिनराई विजयन की रैली टॉमी और प्रधानमंत्री की रैलियां कुत्ते की रैली की तरह, ये क्या लॉजिक है? दूसरी बात ही बता दीजिए ना सर, कोरोना रैली देख के आता है, अरे पिनराई विजयन की रैली में नहीं आएगा और मोदी जी की रैली में आ जाएगा। देखिए ये कहानियां हैं, आपने इसको 1,500 रैली पिनराई विजयन ने की, उसको आप नहीं गिनेंगे। प्रधानमंत्री की 25 रैली आपको दिखेंगी, इसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी इसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। मैं सीधे आरपी सिंह जी से जवाब ले लेता हूँ, ये वही बात हो गई, मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी। देखिए बिल्कुल पिनराई विजयन की एक रैली की फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने मास्क नहीं पहना। पिनराई विजयन की एक रैली की फोटो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, किसी ने मास्क नहीं पहना, मतलब औपचारिकता के लिए किसी ने मास्क नहीं पहना। ज्यादा ना दिखाइए, केरला के पास ठीक है, आरपी के पास चलते हैं, आरपी जवाब दीजिए, फिर चरण सिंह सप्रा जी के पास जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में लगी फोटो है, मेरी अपनी फोटो नहीं है। मैं चाहूंगा कृपा करके ठीक है, आरपी सिंह फिर चरण सिंह सप्रा। आरपी सिंह जी बताइए। मेरी विनती है, मैं बीच पे बोलता नहीं है, बीच पे बोल देते हैं। बकरी नुमा दाढ़ी वाले आप एक बकरी बिठा ली आपने, खूब आकर मेमना करती है यहाँ पे। कृपा करके बीच में मत बोलिएगा, आपको सुन लिया हमने। हकीकत ये है कि ये लड़ाई, मैं अब वापस कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करूँ, ये लड़ाई मिलकर लड़ने की है। चरण सिंह छापरा जी, सोनिया गांधी जी के पास, राहुल गांधी के पास कोई पॉजिटिव सुझाव हो, वो पॉजिटिव सुझाव भेजे। वो चिट्ठी ये मत बताए कि दुनिया में कोरोना भारत के कारण से फैल रहा है। सबको पता है ये कोरोना, ये बैठे ना लेफ्ट वाले, इनकी जो चाइना है उसकी देन है। जिस टेक्नोलॉजी को मानते हैं उस चाइना की देन है ये आज पूरे दुनिया में। आप कृपा कर अरे बकरा फिर शुरू हो गया। आप रिजाइन कर दीजिए ना।
अरे मतलब नरेंद्र मोदी को बोलो रिजाइन कर दे। मैं क्या करती हूँ दुनिया में जो पार्टियां हारेंगी हम कोरोना भी संभाल लेंगे, देश भी संभाल लेंगे। आपके बस का नहीं है, आपके बस का होगा तो लोग तो सड़क सड़क पे ही दम तोड़ देंगे। आप तो भैया रिजाइन करवा दो नरेंद्र मोदी से। कोई बेहतर आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको बना लो, और नहीं पढ़ा लिखा है तो कृपा करके देश को छोड़ दो, हम देश संभाल लेंगे। हम देश भी संभाल लेंगे, सरकार भी संभाल लेंगे, और कोरोना को भी संभाल लेंगे। दुनिया को कोरोना आपने दिया, पूरी दुनिया में मत सिखाओ। ठीक है, ठीक है, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। मैं चरण सिंह सापरा जी के पास चलता हूँ। चरण सिंह सापरा जी, अगर आप प्रधानमंत्री पर पूरा दोष दे रहे हैं तो दोष आपकी राज्य सरकारों का भी है, क्योंकि हेल्थ तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। आपकी महाराष्ट्र बहुत ज्यादा केस हुए, छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा केस हुए, पंजाब बहुत ज्यादा केस हुए, राजस्थान अभी भी लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। आज हाईएस्ट केसेस जयपुर के अंदर आए हैं। अब आप बताइए इसका क्या डिफेंस है? यहाँ के लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है क्या? केंद्र सरकार बहुत कन्वीनियंटली गोल्ड पोस्ट अपना चेंज कर लेती है। पहले कहती थी कि पब्लिक हेल्थ जो सब्जेक्ट है, कृपा करके यहाँ से किसानों को मत भेजे। अभी फिर आ रहे हैं किसान, आप भेजो वहां से, ट्रकों में भरकर किसान भेज रहे हो, बसों में बसकर किसान भरकर किसान भेज रहे हो। अच्छा, अभी मैं बोलूं, तो कोरोना अपने किसान आ गया बीच में, किसान आ गया, डाउन नहीं करेंगे आप। कृपा कर किसान मत भेजिए, अभी किसानों को रोकते हैं वो। अब इनका ऑडियो आरपी सिंह जी प्लीज, आरपी सिंह जी कंक्लूड करने दीजिए उनको। आरपी सिंह जी प्लीज उनको कंक्लूड करने दीजिए। आरपी भाई प्लीज, आरपी सिंह जी कंक्लूड करने दीजिए उनको। देखिए, केंद्र सरकार गोल्ड पोस्ट चेंज नहीं कर सकती है। पहले ये कहते थे कि पब्लिक हेल्थ चाहे स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो केंद्र सरकार उसको कंट्रोल कर रही थी। अब ये राज्य सरकारों पे डालना चाहते हैं। इनकी वो हालत है कि बुझाकर हजारों चिराग ये आज भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इनकी वो नौबत आ गई है, पगला गए हैं ये। और वैक्सीनेशन पॉलिसी पे बात हो रही थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन पॉलिसी तो इनकी बिल्कुल फेल है। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। पिछले अगस्त में अमेरिका ने 44,700 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया वैक्सीनेशन के अंदर, लेकिन भारत ने कुछ नहीं किया। उसके बाद में अगस्त में इन्होंने 40 करोड़ जो डोज है वो बुक किए। यूके ने 15 करोड़। चरण भाई मैं फिर मुझे आरपी से जवाब लेना पड़ेगा वैक्सीनेशन को। आज वैक्सीनेशन पर हम अगले हफ्ते बहस करेंगे, एक दिन और वैक्सीनेशन पर बहस हो जाएगी। मैं आपको यहीं पर रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। सत्येंद्र जैन मेरे एक दर्शक भोपाल से जुड़ गए, उनके पास में जाऊंगा। सत्येंद्र, क्या रुकना चाहिए नए संसद भवन का काम? दीपक जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और ये हमारे मित्र हैं, ये वामपंथी मित्र, ये क्यों इस तरीके की बात करते हैं। अरे भाई, कितने प्रोजेक्ट आप रोकेंगे? हाँ, कोरोना के हिसाब से अगर कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर फॉलो करती है वो काम हो रहा है तो अच्छी बात है। लोगों को काम भी तो मिल रहा है। लोग घर बैठ करके क्या खाएंगे अगर उनके पास डेली अर्निंग नीड्स कैसे बढ़ेंगी, मीट आउट होंगी, और इकोनॉमी कैसे, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। अभी हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र जो थे वो कह रहे थे कि -23% से ज्यादा की विकास दर नीचे पहुंच गई थी। तो ये किस तरीके की बात करते हैं? अभी उस समय में जरूरी है जो आवश्यक प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलना चाहिए। और जिस तरीके से ये बात हो रही है, तो खुद कांग्रेस ने 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब लोकसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को, महुआ को, नगरीय प्रशासन मंत्रालय को, कि नया संसद भवन बनाया जाना चाहिए। और जैसा कि पूर्व दर्शक थे उन्होंने भी कहा कि आगे 20 साल 25 साल बाद जो परिसीमन होता है लोकसभा का और सारी, तो उसके कारण से भी आवश्यकता बनती है। ठीक है, बस यहीं पे मैं आपको रोकूंगा सत्येंद्र, मैं आपको यहीं रोकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। आरपी सिंह साहब, चरण सिंह सापरा साहब, विवेक श्रीवास्तव जी और शांतनु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको बता दूं, क्या संसद भवन का काम रुकना चाहिए या नहीं, इस पर देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं? 65% दर्शक सोचते हैं। अफसोस चरण सिंह भाई, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। किसी और दिन आपके पूरे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आप ही को लेंगे इस बहस के अंदर। हम 65% दर्शक मानते हैं कि काम नहीं रुकना चाहिए, 35% को लगता है कि काम रोक देना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।